नमस्कार। सीईसी गुरुकुल ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम आधुनिक हिंदी साहित्यिक श्रृंखला के अंतर्गत आज बात करेंगे युग पुरोधा हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र पर। आधुनिक काल का प्रारंभ ही भारतेंदु युग से होता है। एक नव जागरण के अग्रदूत के रूप में, एक जनवादी साहित्यकार के रूप में और आधुनिक हिंदी कविता और हिंदी रंगमंच के पितामह के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक रचनाओं का परिचय, उनका व्यक्तित्व, उनकी रचनाओं के विषय, आज हम इस पर बात करेंगे। पहला हमारा आज का ये व्याख्यान उनकी कविता से संबंधित रहेगा। उन्होंने पद्य की भी रचना की और गद्य काव्य की भी रचना की। तो पद्य काव्य के रूप में उनका क्या साहित्यिक योगदान रहा, ये आज की चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा। तो सबसे पहले मित्रों, हम बात करते हैं उनके जीवन परिचय, क्योंकि किसी भी कवि की जब हम व्यक्तित्व को जानते हैं, तत्कालीन परिवेश को जानते हैं, तभी हम उनकी रचना को समझ पाते हैं कि वह कवि किस काल में हुआ, तत्कालीन परिस्थितियां कैसी थी, तत्कालीन समाज राजनीतिक परिवेश कैसा था, धार्मिक स्थितियां कैसी थी। उसको जाने बिना हम उनकी कविता के भाव को नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए किसी भी कवि की रचना को जानने से पहले उनके व्यक्तित्व को जानना आवश्यक होता है। भारतेंदु का जन्म 9 सितंबर 1850 में वाराणसी में हुआ। वाराणसी, काशी तो पूरा शास्त्रार्थ की नगरी मानी जाती है, साहित्य का केंद्र माना जाता है। और इनके पिता गोपाल चंद्र, जो स्वयं कवि हृदय थे, भक्त हृदय थे और कृष्ण भक्ति से प्रेरित होकर कविता करते थे। उन्होंने एक नाटक की रचना की। वे गिरधर दास उपनाम से रचना किया करते थे और उनका नहुष नाटक प्रारंभिक नाटकों में प्रथम नाटक के रूप में भी पहचान उसकी बनती है। और इनका नाम तो हरिश्चंद्र था, पर 1880 में काशी के पंडितों द्वारा, इनकी मित्र मंडली द्वारा भी इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1850 में इनका जन्म हो रहा है और 1857 में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की नींव पड़ती है। पहला स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ होता है और उस समय के उस आंदोलन का प्रभाव किस तरह से समाज पर पड़ा। और भारतेंदु स्वयं उस समय मात्र 7 वर्ष के थे। जन्मजात प्रतिभा थी इनमें और 5 वर्ष की आयु में ही इन्होंने पहले अपने छंद की रचना की और अपने पिता को सुनाया। पिता भी इस रूप में उनकी छंद रचना को देखते हुए, इनकी सृजनात्मक प्रतिभा को देखते हुए आश्चर्यचकित हो गए। तो बाल्यकाल से ही एक तो अपने पिता से, अपने परिवार से संस्कार रूप में प्राप्त हुई प्रतिभा और दूसरी इनकी अपनी स्वयं की प्रतिभा और समाज की चेतना, जिससे इनकी कविता, इनकी रचनाएं एक विशेष पहचान बनाती है। और केवल इनकी अपनी सर्जना शक्ति ही पहचान नहीं बनती, अपितु ये अपने पूरे परिवेश को प्रभावित करते हैं, प्रेरित करते हैं और एक युग का प्रवर्तन करते हैं। आधुनिक काल का प्रारंभ ही भारतेंदु युग से हुआ है। तो एक युग के प्रवर्तक के रूप में एक व्यक्तित्व की पहचान, ये अपने आप में ही श्रेयस्कारी है। और देखिए, इनका जन्म 1850 में हो रहा है और 6 जनवरी 1885 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 34-35 वर्ष का रहे। प्रारंभिक 10 वर्ष तो अबोध अवस्था के होते हैं और देखिए, मुश्किल से इनको 24-25 वर्ष का समय मिला। और इस 24-25 वर्षों में जिस तरह से इन्होंने
पूरे एक साहित्य जगत में क्रांति ला दी, साहित्य में एक अपनी भी पहचान बनाई और पूरे साहित्य जगत को प्रभावित प्रेरित किया। और यही कारण है कि इनके नाम से ही उस काल विशेष का नामकरण हो गया भारतेंदु युग। और इनके साहित्यिक योगदान को देखते हुए, इनके सामाजिक योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 1976 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। तो ये तो हमने मित्रों जाना इनके जीवन के विषय में। अब हम बात करते हैं इनकी काव्य कृतियों के बारे में, क्योंकि ये व्याख्यान हमारा इनकी कविता से संबंधित, कविता सर्जना से संबंधित रहेगा। भारतेंदु यद्यपि बहुआयामी व्यक्तित्व के थे, साहित्य की प्रत्येक विधा में इन्होंने सर्जना की है। कविता भी कर रहे हैं, नाटक की रचना कर रहे हैं, निबंध, आलोचना, अनुवाद, संस्मरण, यात्रा वृतांत, सबकी रचना की, निबंधों की रचना की, और प्रत्येक क्षेत्र में पूरे समाज को एक दिशा बोधक के रूप में आ रहे हैं। और परंतु जब इनकी काव्य कृतियों की हम बात करते हैं तो इनकी कविताएं अधिकांशतः प्रेम और भक्ति से जुड़ी रही। उसका कारण क्या है? भक्ति काल से पूर्व रीति काल था, जहां कविता राज दरबारों तक सीमित थी और कविता के मुख्य विषय भी श्रृंगार प्रेम थे या रीति निरूपण था। कवि अपनी कवित्व प्रतिभा को दिखाने के लिए रीति निरूपण ग्रंथों की रचना कर रहे थे, काव्य शास्त्रीय संस्कृत ग्रंथों का भावानुवाद प्रस्तुत कर रहे थे ब्रज में, या प्रेम और श्रृंगार की रचना कर रहे थे, अथवा प्रशस्ति परक रचनाएं कर रहे थे। अपने जो राज दरबार में आश्रयदाता थे, सामंत आदि थे, उनकी प्रशस्ति का गान किया करते थे। तो ये कविता के मूल विषय थे। तो उस परंपरा में ही आगे चल करके भारतेंदु आते हैं और अपने जीवन के प्रारंभिक समय में जब वे कविता प्रारंभ कर रहे हैं तो एक तो साहित्यिक परंपरा और दूसरा पारिवारिक संस्कार। परिवार पूरा वैष्णव संस्कारों से युक्त था। उनके पिता कृष्ण भक्ति को मानने वाले थे और कृष्ण भक्त थे और उन्होंने अनेक कृष्ण भक्ति से संबंधित कविता रचना की थी। तो इस तरह से परिवार के संस्कार रूप में उन्हें वैष्णव भक्ति प्राप्त हुई थी। राधा वल्लभ के पुष्टि संप्रदाय से प्रभावित थे, तो इन्होंने भक्ति परक रचनाएं की और प्रेम श्रृंगार की रचना, श्रृंगार परक रचनाएं की। इनकी काव्य कृतियां हम देखते हैं: भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी, उत्तरार्ध भक्तमाल। नाभादास ने जो भक्तमाल लिखा, जिसमें सभी भक्तों के परिचय है, उसमें उसी से प्रभावित प्रेरित होकर के फिर उसके पश्चात प्रियादास भक्तमाल की टीका लिखते हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ये उत्तरार्ध भक्तमाल की रचना करते हैं। होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, विनय प्रेम पचासा, दान लीला, तन्मय लीला, सुमनांजलि, वर्षा विनोद, नए जमाने की मुकरी, ये इनकी काव्य कृतियां रही। और इन्होंने ये सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की। और उस समय क्योंकि खड़ी बोली में रचना का प्रारंभ हो रहा था, राजनीतिक स्तर पर भी खड़ी बोली हिंदी को ही राष्ट्र भाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में पहचान देने या उसे आरंभ करने का प्रयास किया जा रहा था, उसके लिए सिफारिश हो रही थी। तो कविता की भी प्रेरणा खड़ी बोली में रचना करने की ओर अग्रसर हो रही थी। तो इन्होंने खड़ी बोली में भी दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा, ये दो इन्होंने काव्य संग्रह किया। और हास्य व्यंग्य इनके बंदर सभा और बकरी विलाप रहे।
जहां तक हम इनकी काव्य कृतियों के वर्णय विषय की बात करें तो हिंदी साहित्य इतिहास के प्रसिद्ध आलोचक समीक्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए, जिन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रतिभा से प्रभावित होकर के उनकी काव्य कृतियों को देखते हुए उनके विषय में कहा कि भारतेंदु अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो पद्माकर द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, तो दूसरी ओर बंग देश के माइकल और हेमचंद्र की श्रेणी में प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। तो ये एक भारतेंदु जी के कविता की एक पहचान है। एक और उनकी कविता प्राचीन परिपाटी को लेकर चलती है, रीतिकालीन जो प्राचीन परंपरा है उसका अनुवर्तन करती हुई दिखाई देती है। और दूसरी ओर उसी समय बंगला साहित्य जो यूरोपीय साहित्य से प्रभावित होकर के एक नवीन परंपरा के रूप में, एक नवीन पद्धति को लेकर के, नवीन विषयों को लेकर आ रहा था, उनसे भी प्रभावित हो रहे हैं। माइकल मधुसूदन से, हेमचंद्र से प्रभावित हो रहे हैं। तो इनकी काव्य कृतियों में प्राचीन और नवीन दोनों का सामंजस्य दिखाई देता है। ये कहीं भी प्राचीन का विरोध करते हुए अपने आप को स्थापित करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो जिस प्रकार से पद्माकर ने, द्विजदेव ने या रीतिमुक्त घनानंद द्विजदेव आदि कवियों ने स्वच्छंदतावादी दृष्टि से प्रेम का उन्मुक्त चित्रण किया, उसी तरह से भारतेंदु भी श्रृंगार रस की रचनाएं, प्रेम और सौंदर्य की रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। और जो भारतेंदु से पूर्व 3 काव्य धाराएं चली आ रही थी, श्रृंगार वर्णन, रीति निरूपण, भक्ति और नीति परक की, इनको आगे भी बढ़ाया और कविता की धारा को नए नए विषयों की ओर भी मोड़ा। केवल श्रृंगार तक सीमित नहीं रहे, केवल प्रेम और सौंदर्य तक सीमित नहीं रहे। जो एक पारंपरिक श्रृंगार वर्णन की, संयोग श्रृंगार की, वियोग श्रृंगार वर्णन की परंपरा थी, नायिका के नक्षिक सौंदर्य की बात थी, विभिन्न भाव दशाओं का चित्रण होता था, काव्य शास्त्रीय दृष्टि से भी वे तो इन्होंने किया, परंतु केवल परंपरा का पालन नहीं किया। अपनी समकालीन समाज की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने कविता की धारा को नए विषयों से जोड़ा। कविता जो केवल राज दरबार तक सिमट कर रह गई थी, एक अभिजात्य वर्ग तक रह गई थी, जो समाज से कट गई थी, उस कविता को समाज से जोड़ने का, जनवादी चेतना को जागृत करने का एक सार्थक प्रयास रहा। तो इस तरह से नवीन विषयों की ओर मोड़ा, देशभक्ति की ओर, राष्ट्र प्रेम की ओर, स्वतंत्रता की चेतना जागृत करने की ओर, सामाजिक कुरीतियों, रूढ़ परंपराओं की ओर, उनकी जड़ताओं की ओर, समाज में परिव्याप्त भ्रष्टाचार के ओर, तो विभिन्न विषयों को लेकर के ये अपनी कविता प्रस्तुत करते हैं। भक्ति और श्रृंगार परक, प्राचीन परिपाटी, क्योंकि मैंने अभी बात की कि वे प्राचीन परिपाटी का भी अनुवर्तन करते हैं और नए विषय भी लेकर के आते हैं। तो दोनों दृष्टियों से हम इनकी कविता को अगर देखें तो ये जैसे हम भक्ति कालीन में सूरदास के कवि पदों में या मीरा के पदों में एक भक्ति भाव देखते हैं, वही भाव हमें भारतेंदु जी के भक्ति परक पदों में भी दिखाई देता है। जैसे मित्रों, एक उनका पद है, ब्रज के लता पता मोहि कीजे, गोपी पद पंकज पावन की रज, जामे सिर भीजे, आवत जात कुंज की गलियन, रूप सुधा नित पीजे, श्री राधे मुख यह वर,
मुंह मांग्यो हरि दीजे। पूरी तरह से एक भक्त के भाव को अभिव्यक्त करने वाला पद है और कृष्ण की प्रति उनका एक नैसर्गिक आस्था भाव, भक्ति भाव उनके भक्ति परक पदों में दिखाई देता है। और इसी तरह से जो उनके श्रृंगार परक पद है, प्रेम और सौंदर्य से युक्त पद है, तो वहां वे प्रेम का उन्मुक्त चित्रण, परंतु उनका प्रेम श्रृंगारिक सौंदर्य का जो वर्णन है वे स्थूल नहीं है। रीतिकालीन कविता जहां एक कलात्मकता की ओर बढ़ गई थी, प्रेम का श्रृंगार का एक मांसल सौंदर्य चित्रण हो रहा था, वहां भारतेंदु श्रृंगार का सूक्ष्म वर्णन प्रस्तुत करते हैं, प्रेम और सौंदर्य की उदात्तता का चित्रण करते हैं। प्रकृति वहां केवल श्रृंगार के उद्दीपन रूप में ही नहीं आती है, वे प्रकृति का आलंबन रूप में, स्वतंत्र रूप में भी चित्रण करते हैं। भारतेंदु की अनेक प्रकृति परक कविताएं हैं, जैसे कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठी फेरी कि धोए धोए पात हिली हिली सर। तो प्रत्येक ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, वसंत ऋतु में कैसे कैसे प्रकृति में परिवर्तन आता है, उसका सजीव चित्रण भारतेंदु के पदों में हमें दिखाई देता है। और जब प्रेम और सौंदर्य का वर्णन करते हैं तो वहां एक मर्यादा भी है, एक सूक्ष्म भाव प्रकटीकरण भी है। जैसे कहते लाज समाज निवारी सबे, प्रण प्रेम को प्यारे पसारन दीजिए, जानन दीजिए लोगन को कुलटा कही मोहि पुकारन दीजिए। तो समाज में कैसे, क्योंकि प्रारंभ में भारतेंदु भक्ति परक रचनाओं की ओर प्रेरित भी हो रहे हैं और श्रृंगार परक रचनाओं की ओर भी प्रेरित। धनाढ्य परिवार से थे, रसिक वृत्ति प्रारंभ में थी, समाज की दशा को देख करके, देश की स्थिति को देख करके उनमें बाद में एक परिपक्वता आती है और फिर कविता की दिशा, कविता के वर्ण विषय परिवर्तित होते हैं। पर काव्य कृतियों में अधिकांशतः प्रेम और सौंदर्य और भक्ति परक या प्रकृति परक ही रचनाएं मिलती हैं। परंतु जब इन्होंने नाटकों की रचना की, जब इन्होंने निबंधों की रचना की, गद्य की ओर बढ़ते हैं, तो वहां इनका राष्ट्र प्रेम अधिक दिखाई देता है। वहां समाज सुधारक के रूप में, एक समाज में चेतना जागृत करने के रूप में, एक अग्रदूत के रूप में हमें भारतेंदु दिखाई देते हैं। डॉक्टर बच्चन, जिन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, वे इनकी रचनाओं में भक्ति और प्रेम को देखते हुए कहते हैं कि भक्ति परक रचनाओं में सरसता और रीति काव्य पद्धति पर लिखी गई रचनाओं में रमणीयता, खुलापन और रोमानी संस्पर्श, ये इनकी विशेषताएं हैं। कि जो इनकी भक्ति परक रचनाएं हैं उनमें एक सरसता है, और जो प्रेम और श्रृंगार और सौंदर्य पर आधारित रीति काव्य पद्धति के अनुसरण करते हुए जो इन्होंने कविताएं लिखी, उनमें रमणीयता है, उनमें खुलापन है। ये नहीं है कि आगे के कवि रीझी है तो कविताई न तू राधा कनाई सुमिरन को बहाना है, कोई बहाना नहीं, खुलापन, एक उन्मुक्त भावोद्बोधन है और रोमानी स्पर्श है। उनकी कविताओं को पढ़ करके एक प्रेम के जो रोमांच उठता है, ये उनकी कविताओं की विशेषता है। इसके पश्चात, जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा कि प्राचीन परंपरा को, परिपाटी को लेते हैं और साथ में नवीन विषयों को जोड़ते हैं, नए नए आयाम कविता को देते हैं। तो आगे चल करके इनकी कविता में राष्ट्रीय चेतना का स्वर प्रबल हो उठता है, वे प्रमुख हो जाता है। क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन जब 1857 की क्रांति हुई थी, भले ही वो सैनिक क्रांति के रूप में आया था, परंतु
वे एक जनवादी आंदोलन में परिवर्तित हो गया था, एक जन क्रांति के रूप में आया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उस क्रांति को दमन कर दिया गया, उसे रोक लिया गया। परंतु जो एक जनता में सरकार के विरुद्ध आक्रोश का भाव जागृत हो गया था, एक स्वतंत्रता की चेतना जागृत हो गई थी, उसको आगे बढ़ाने का कार्य इन साहित्यकारों ने किया। अब जब यहां पर ब्रिटिश साम्राज्य आया, जब स्वतंत्रता आंदोलन की प्रथम जो स्वतंत्रता क्रांति थी जिसको दबा दिया गया था, और उसके पश्चात विक्टोरिया शासन आया और उन्होंने घोषणा पत्र किया जिसमें भारत को अनेक लाभ देने की बात की गई, अनेक वायदे किए गए, तो इन्हें लगा कि शायद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो दमन, जो अत्याचार किया जा रहा था, अब हमें उससे मुक्ति मिलेगी। तो एक नई आशा लेते हुए तब भारतेंदु ही नहीं, इनके युग के जो अन्य, इनकी मंडली के जो अन्य कवि थे, चाहे प्रताप नारायण मिश्र थे या अंबिका दत्त थे या राधा कृष्ण दास आदि थे, वे राज प्रशस्ति करते हैं। विक्टोरिया के आने पर, उसके आगमन पर प्रशस्ति गीत गाते हैं। और इसी तरह से लिटन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में एक वर्नाकुलर ट्रस्ट, वो प्रेस एक्ट बना दिया था, जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं में लिखने की स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया गया था, अभिव्यक्ति की आजादी को छीन लिया गया था। और विक्टोरिया शासन आने के बाद जब रिपन आते हैं और फिर वो इस एक्ट को वापस ले लेते हैं, तो उससे प्रसन्न होकर के को लगता है कि ये महारानी विक्टोरिया आई है या रिपन आए हैं तो ये भारत के हित के लिए है, तो ये राज प्रशस्ति भी करते हैं, शासक के प्रति एक प्रशस्ति का भाव भी प्रस्तुत करते हैं। तो विदेशी शासन के प्रति एक जो राज भक्ति वाला भाव, वो हमें इनकी प्रारंभिक कविताओं में दिखाई देता है। विक्टोरिया की उनके जन्मदिन पर उनकी प्रशस्ति का गान किया जाता है, भारतेंदु मंडल के सभी कवि करते हैं। रिपनाष्टक की रचना की भारतेंदु ने, जिसमें रिपन की प्रशंसा करते हैं। परंतु आगे चल करके जब दादा भाई नौरोजी के उनके ड्रेन इंडिया के देखते हैं, और जिसमें वो कहते हैं कि अनेक नालियों से बहता हुआ जो भारत का धन है वो विदेशों में जा रहा है, और किस तरह से ब्रिटिश सरकार कूटनीति अपनाते हुए यहाँ के धन विदेश में जा करके और विदेश से तैयार माल यहाँ आ रहा है और यहाँ निर्धनता को बढ़ावा मिल रहा है, आर्थिक वैषम्य बढ़ रहा है, तो इससे इनके मन में विदेशी शासन के प्रति रोष का भाव जागृत होता है। तो इसलिए इनकी कविता में हम देखते हैं विदेशी शासन के प्रति रोष और तोष दोनों ही स्वर दिखाई देते हैं। आज जब आलोचक जब आलोचना करते हैं तो वे भारतेंदु युग पर यह आरोप लगाते हैं कि ये तो राज प्रशस्ति का काव्य है, इसमें राजद्रोह का काव्य है, कि वो देशद्रोह इनमें दिखाई देता है क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की प्रशस्ति का गान किया है। परंतु प्रारंभ में भले ही ये अंग्रेजों की कूटनीति नहीं समझ पाए और इनको लगा कि ब्रिटिश सरकार जो अब आई है वे भारत के हित के लिए है, परंतु जब इनका वहां से मोह भंग होता है तो तब वे खुल करके उनका विरोध भी करते हैं। और अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धनी विदेश चली जात यही अति ख्वारी। देखिए पहली पंक्ति में तो लगता है कि ये ब्रिटिश सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। पर देखिए दूसरी पंक्ति में भारत की क्या स्थिति हो रही है और उनकी क्या कूटनीति है, उसका पूरा एक यथार्थ चित्र प्रस्तुत कर देते हैं। पै धनी विदेश चली जात यही अति ख्वारी, यही सबसे बड़ी चिंता के विषय है कि हमारा धन विदेशों में जा रहा है। और फिर ये अंग्रेजी सत्ता का विरोध करने में भी पीछे नहीं रहते हैं।
और विदेशी शासन के कारण देश का किस प्रकार से अधपतन हो रहा है उस पर क्षोभ व्यक्त करते हैं कि भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। कि ऊपर से तो लग रहा है कि ये हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, हमारे हित के लिए, पर भीतर ही भीतर ये हमारी जड़ों को खोखला कर रहे हैं। बाहर से तन मन धन मुँह से, बातें करने में बड़े तेज हैं। अब ये इस तरह की मुकरियों का आरंभ भारतेंदु करते हैं और जन जीवन का चित्रण करते हैं। राज दरबारों से निकाल करके कविता को जन जीवन से जोड़ते हैं, सामाजिक समस्याओं से जोड़ते हैं। और इसी विशेषता को देखते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वे भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न होकर उसमें सुधार भी चाहता है। वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। और इस तरह से समाज सुधार से संबंधित सती प्रथा को लेकर, बाल विवाह को लेकर, विधवा विवाह को लेकर, वृद्ध विवाह को लेकर, समाज में जो रूढ़ परंपराएं थी उनका विरोध करते हुए समाज में उनके प्रति जागृति लाने के लिए कविता करते हैं। मातृभाषा के उद्धार पर कविता करते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने एक नवीन शैली का भी प्रारंभ किया। भारतेंदु प्रयोग धर्मी साहित्यकार रहे हैं। साहित्य में, कविता जगत में या तो प्रबंध शैली थी या मुक्तक शैली थी। तुलसीदास, जायसी आदि कवि जो प्रबंध काव्य की रचना करते हैं, वहीं दूसरी ओर मुक्तक काव्यों के रूप में पूरा रीतिकालीन बिहारी, घनानंद, देव आदि की कविता मिलती है। और इन्होंने एक नवीन शैली का प्रारंभ करते हुए पद्यात्मक निबंधों की रचना का प्रारंभ किया। और इसके साथ ही जो पहले राज प्रशस्ति की जाती थी, आश्रयदाताओं की वीरता का वर्णन किया जाता था, वहीं भारतेंदु ने देश के लिए, अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों की, इतिहास प्रसिद्ध देशभक्त वीरों की वीरता का वर्णन प्रस्तुत किया है। स्वदेश प्रेम प्रस्तुत किया है, मातृभूमि की प्रेम प्रति प्रेम प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने कविता के लिए ब्रज भाषा को ही उपयुक्त माना। वे खड़ी बोली में कविता करना प्रारंभ करना चाहते थे, परंतु उन्हें वे उपयुक्त नहीं लगी और ब्रज भाषा का लालित्य उन्हें अधिक आकर्षित करता है। इसलिए वे स्वयं कहते हैं कि मैंने कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर ये मेरे चित्तानुसार नहीं बनी। इससे ये निश्चय होता है कि ब्रज भाषा में ही कविता करना उत्तम होता है और इसी से सब कविता ब्रज भाषा में ही उत्तम होती है। तो इन्होंने पद्य के लिए ब्रज भाषा को अपनाया और गद्य के लिए खड़ी बोली को अपनाते हैं। और कविता के लिए संस्कृत के, हिंदी के, बंगला के, उर्दू के छंदों का भी प्रयोग करते हैं और लोक प्रचलित छंद कजली, ठुमरी, लावणी, मल्हार, चैती, खेमटा, कहरवा, इन छंदों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो इस तरह से एक नवीन शैली से युक्त होकर, नवीन विषयों से युक्त होकर के वे कविता प्रस्तुत करते हैं। तो मित्रों, आज हमने अभी इस व्याख्यान में भारतेंदु की काव्य कृतियां और उनके वर्ण्य विषय पर विचार किया। अगली बार नए विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होते हैं। धन्यवाद।